नमस्कार। आज का विषय है स्वास्थ्य और शिक्षा पर विफल सरकार। बात केंद्र सरकार की हो रही है। गिनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे काम गिनवाए जाते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन मूल समस्या पर काम नहीं किया गया है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं और किसी पार्टी का पक्ष लेकर बात नहीं कर रहा हूं। जो फैक्ट है उसकी बात की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना को लेकर के आया जाता है। इस उद्देश्य से आया जाता है कि इस देश के अंदर जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अपना धन की कमी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और उनका जान चला जाता है, वैसे लोगों के मदद के उद्देश्य से जनहित में इस योजना को लाया जाता है, लागू किया जाता है। मैं भी ये मानता हूं कि इस योजना से उन सभी लोगों को लाभ मिला है या फिर मिलता है जिसका आयुष्मान भारत बन पाया है। आयुष्मान कार्ड भी उसको कहते हैं। सवाल यह है कि क्या जितनी ज्यादा योजनाएं आएंगी, तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स का जो तरीका है ना, उसको बदलने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अलग अलग काम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखता है। हालांकि अभी तो ऐसा ही होना चाहिए जो तरीके हैं। मेरा कंसर्न यह है कि ये जो आयुष्मान भारत योजना को लेकर के आया है, आयुष्मान योजना को लेकर के आया गया है, इसका लाभ हर नागरिक को मिलना चाहिए। इस देश की हर 140 करोड़ जनता को मिलना चाहिए। जो भी इस देश का नागरिक है, वो उसका नागरिक होना काफी हो जाना चाहिए इस सेवा को लेने के लिए। एक तो ये बात है, और दूसरा मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि इस आयुष्मान योजना का दुरुपयोग कहां पर हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चालू हुआ है और उस भ्रष्टाचार के दौरान सरकार को नुकसान होता है, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने ये जो नियम, जो आयुष्मान भारत योजना जो लागू किया, आयुष्मान कार्ड जो बनवाया है, उसके अनुसार जो भी पैनल में लिस्टेड जो हॉस्पिटल हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लिस्टेड है, जहां पर आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है, और वहीं पर आपको एक बड़ा भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाता है। जैसे ही ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को पता चलता है कि ये जो मरीज आया है आयुष्मान वाला मरीज है, उस कार्ड का दुरुपयोग करते हुए उस कार्ड का जो वैल्यू है वो 5 लाख तक का है। उस मरीज का इलाज अगर 20,000 रुपए तक का खर्च में भी हो जाता है, लेकिन उस हॉस्पिटल के द्वारा अनावश्यक दवाइयों का इस्तेमाल करवाया जाता है उस कार्ड के खर्चे को बढ़ाने के लिए, उस कार्ड का दुरुपयोग करने के लिए।
जैसे मान लो कि अगर कोई मरीज की आवश्यकता है कि अगर 5 इंजेक्शन से इलाज हो सकता था, तो उस कार्ड को जानने के बाद में डॉक्टर जो है कि मतलब ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना, अलग अलग तरीके के चार्जेस इन्वॉल्व कर देना, 1 लाख तक खर्चा को पहुंचा देना या 50,000 तक खर्च को पहुंचा देना। जो काम 20,000 में हो सकता था उसको 50,000, 60,000 और 1 लाख तक पहुंचा देना। इसमें क्या होता है कि मरीज को कुछ भी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो आयुष्मान कार्ड का यूज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि उसके जेब से पैसे नहीं जाते हैं। अब इसमें भ्रष्टाचार यह हुआ कि उस व्यक्ति के नाम पर सरकार उस प्राइवेट हॉस्पिटल को पे करेगी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो काम 20,000 में हो सकता था उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने जानबूझ करके उस काम को 1 लाख में किया। 80,000 रुपया सरकार का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़े लेवल पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने सुना है कि सरकार ने इस बात को बताया कि 5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है आयुष्मान कार्ड धारकों के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा मोदी जी को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से आपने काम किया है वो काफी नहीं है और अलग तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता है। एक ऐसा तरीका जिससे किसी को भी इस बात की चिंता ना हो कि उसका इलाज कैसा होगा, कितने तक का खर्च जाएगा। उसका भारत का नागरिक होने का आइडेंटिटी काफी हो, किसी कार्ड की आवश्यकता ना हो। और ऐसा तब हो सकता है कि इस देश के अंदर हर राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि जो गांव तबके का जो व्यक्ति है उसकी जो छोटी बीमारी है बड़ी बीमारी में तब्दील ना हो सके, उसके अपने गांव के आसपास ही सरकारी हॉस्पिटल में उसकी छोटी बीमारी को ठीक कर दिया जाए, जिससे उस बड़ी बीमारी ना उभर पाए और उसकी जान ना जा सके, या फिर बड़ी बीमारी को इलाज कराने के लिए बड़े किसी शहर में उसे जाना नहीं पड़े। ये संभव है। इस देश के अंदर 700 जिले हैं। 700 जिलों में उस लेवल के हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जनसंख्या के अनुसार व्यवस्था हो, इलाज फ्री हो, दवाई फ्री हो, ये पॉसिबल है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है, जिस तरीके से ये लोग खर्च दिखाते हैं उतना खर्च होता नहीं है मेडिकल के फील्ड में। एक मेडिसिन की कीमत जिसकी 90% केस में, एक एक्सेप्शनल की बात छोड़ दीजिए, जो मेजर बीमारी है या फिर मेजर कोई बड़ी बीमारी आ गई उसकी अलग बात है, सामान्य तौर पर कोई भी ऐसा मेडिसिन या फिर बड़ी बीमारी का जो इलाज है, दवा है, कम से कम 1,000, मतलब आप ये मान लीजिए कि 10 टाइम्स ज्यादा, उसका 1,000% ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू है। जितने भी कफ सिरप है वो 7 से 8 रुपए में बन जाते हैं, लेकिन वो आपको मार्केट में मिलेंगे आपको 80 रुपए, 85 रुपए या 90 रुपए। या कोई भी मेडिसिन बात कर ले किसी टैबलेट की, अगर वो 4 रुपए में मिलता है तो ये मान लीजिए कि उसकी बनाने की जो कीमत है सिर्फ 35 से 40 पैसे। इस तरह का जो गैप है वो क्यों है? तो सरकार को चाहिए कि सारा सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। सरकार अपने तरीके से मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करवाए और अपने जो है कि सारे हॉस्पिटल के इंफ्रा तैयार करे। अगर सुखी भारत बनाना है तो मेडिकल के फील्ड में हॉस्पिटल के तौर पर व्यापार को खत्म करना होगा और प्राइवेट क्लिनिक की जो व्यवस्था है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल का विरोधी जरूर हूं, या फिर विरोधी नहीं बोल सकते हैं, मैं उनके बहुत सारे जो योजना है
या फिर जो उनकी एक्ट है उनकी पार्टी का, मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। लेकिन उनकी एक बात का मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो एक बहुत अच्छा पहल है। उसके दौरान क्या होता है कि एक सामान्य तौर पर एक व्यक्ति को छोटी से छोटी बीमारी होता है, सर्दी जुकाम होता है, वो जाता है आराम से आसानी से अपना जो है कि मेडिसिन लेकर के आ जाता है। एक डॉक्टर उसको देखता है और उसके सिम्टम्स से समझ जाता है कि इस मरीज को क्या चाहिए और वो दवाई देकर भेज देता है। जो दवाई देता है सरकार के तौर पर उसको अगर मूल्य लगाया जाए तो सरकार के खर्चे होते होंगे आपको 90% जो केसेस होते हैं सर्दी और जुकाम के लिए आपको पैरासीटामोल टाइप के कुछ मेडिसिन दे दिया या फिर कोई एंटीबायोटिक दे दिया और कोई दर्द बुखार का दवाई दे दिया और एक कप सिरप दे दिया। इस तरह से मेडिसिन होता है। 90% जो मरीज जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक। मेजर की अलग बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसी काम के लिए मैं अगर बिहार की बात कर लो तो छोटे छोटे वहां पे जो शहर है वहां पे जो है लूटने के लिए बैठे हुए हैं डॉक्टर लोग। गांव तबके से व्यक्ति सर्दी जुकाम होता है, बेचारा जो है कि परेशान रहता है। वहां पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं, उसके पास पैसा नहीं है। वो जानता है कि अगर मैं जाऊंगा अपने शहर में इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर की फीस है मान लो 500 रुपये का अगर फीस है तो पहले तो जाएगा तो 500 की फीस लेगा वो। दूसरा जो है कि बेचारा वो उठ करके जाएगा, परेशान होगा, अपना जो है कि ट्रांसपोर्टेशन पे करेगा 50-100 रुपये और उस जगह पर पहुंचने के बाद फिर डॉक्टर उसको क्या करेगा, उसका फिर जो है ना कि लूटना शुरू करेगा उस गरीब को। किस तरीके से? एक तो फीस ले लेगा, दूसरा उसकी जांच करवाएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, उसमें आपके उसके 500-700 रुपये नुकसान करवाएगा। या फिर जरूरत पड़ी तो फिर क्या बोलते हैं चेस्ट की जांच करवाएगा, इको करवाएगा। मतलब कुल मिलाकर के बहुत तरह के जो टेस्ट है उसकी बीमारी से संबंधित अनावश्यक टेस्ट करवाता है। 90% केसेस में डॉक्टर जो भी इलाज करता है उसमें 90% केसेस में ये पाया जाएगा कि उसमें जो इलाज के दौरान जो चीजें की गई उसमें धन कमाने की मानसिकता दिखती है। जबरदस्त मतलब लूट है। इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये सरकार ही कर सकती है। ये तो स्वास्थ्य से संबंधित बात हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं शिक्षा से संबंधित। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, आईआईटी का निर्माण करवाया है या फिर जो कुछ भी कार्य किया है, यूनिवर्सिटी की बनवाया है या फिर जो है कि कोटा बढ़ाया है, आपने जो है ना सबसे पहला आपको सरकार को चाहिए या मोदी सरकार को मैं आग्रह करता हूं कि आपको जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं ये जो चल रहे हैं या फिर जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, खासकर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी, इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना चूहा बिल्ली के खेल के टाइप का तरीका है। ये सारे जो है कि ट्रस्ट बना करके व्यापार कर रहे हैं और ये ट्रस्टी बन के बैठे हुए। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? सरकार की नजर में ये सारे जो है कि सेवा करने वाले संस्थान है। तो सेवा करने वाले संस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच करे कि वो क्या सेवा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेवा का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सोच के साथ कार्य किया जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो सेवा कर रहा है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे जो है कि मोस्टली 90% जो है वो सारे ट्रस्ट के अंतर्गत चलाए जाते हैं। ट्रस्ट के अंतर्गत चलाए जाते हैं और फिर जो है कि प्रॉफिट कमाया जाता है। आप ये मान लीजिए कि अगर 15,000 किसी बच्चे की फीस है, 30 से 35 बच्चे होते हैं, एक क्लास से जो है लगभग 4 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कराया जाता है। उस जो टीचर होती हैं उनकी सैलरी होती है मैक्सिमम आपको 40 या 50 हज़ार जो भी हो, मतलब 50-60, लगभग जो है कि 10 टाइम
6 to 7 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट कराया जाता है। और एक क्लास के ऊपर अगर मान लो 3 टीचर का भी रेवेन्यू देख लिया जाए तो लगभग 50% का उनको प्रॉफिट होता है। एक ह्यूज अमाउंट वो कमा रहे हैं। और दूसरी बात कि उसका कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। और ये जितने भी संस्थान हैं, ट्रस्ट हैं, बड़े लोगों के द्वारा चालू किया जाता है। और वो अपने टैक्स को बचाने के लिए या फिर एक ऐसी परिस्थिति जब इनके ऊपर समस्या आएगा, जब इनका व्यापार डूब जाएगा, तो ये ट्रस्ट जो है कि उनको फिर उबारता है। और उसी परिस्थिति से बचने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। ये जो नीति है ना, ये ठीक करने की आवश्यकता है, सरकार को खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये इतने कमीने होते हैं ये ट्रस्ट के दौरान अंतर्गत चलने वाले जो स्कूल है, किसी भी बच्चे का एक बार जो है कि उसका फीस अगर मान लो पेंडिंग हो जाए, वो रिजल्ट तक रोकते हैं, मार्कशीट नहीं देंगे। सरकार को इस पर जो है कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अमेरिका जाते हैं मोदी जी, इटली जाते हैं, तो वहाँ के जो है कि एजुकेशन सिस्टम को भी समझिए। कनाडा जाते हैं, आपको पता है जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी स्किल्ड लोग हैं इंडिया के, वो ज़्यादातर लोग जो है कि उनको अगर मौका मिलता है तो विदेश जा करके सेटल हो रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं खासकर। कारण क्या है? या फिर अमेरिका जा रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि यार चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वहाँ पे जो मेंटल स्ट्रेस नहीं है किसी भी पेरेंट के ऊपर बच्चों को पढ़ाने को लेकर। एक विशेष दबाव होता है इंडिया में। कोई बच्चा जो है कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं, 15,000 का नॉर्मल फीस है एनसीआर में, कहाँ से पे करेगा? हायर एजुकेशन तो दूर की बात है। और दूसरा एक और बात है, आपने मोदी जी एमबीबीएस का कोटा आपने जो है कि बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, 1 लाख तक कर दिया है। आपको इस बात की तो समझ होगी कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनका एवरेज जो फी है लगभग 4.5 साल का 50 लाख से ऊपर के। मतलब यहां पर अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बनाना चाहता है किसी बच्चे को, कोई गार्जियन, तो उसके जेब में 70 से 75 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है ये बताता है कि डॉक्टर जो बनेगा वो अमीर होना चाहिए। बेवकूफ भले हो, अमीर हो तो काम चल जाएगा। और यही परिस्थिति जो है कि आपको समाज को गलत रास्ते में लेकर चला जाता है। ये जो रास्ता है गलत रास्ते में लेके जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। मूर्ख नहीं कह सकते, लेकिन कम टैलेंट वाला बन सकता है अगर उसके गार्जियन के पास पैसा है। ये परिस्थिति ठीक नहीं है। इंटेलिजेंट आदमी उसका हेल्पर बन के उसकी सेवा में उसको लगना होगा, और उससे कम टैलेंटेड व्यक्ति डॉक्टर बन के उसके आगे खड़ा होकर के इलाज कर रहा होगा। ये जो व्यवस्था है इसको बदलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के शिक्षा, चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर लोअर एजुकेशन हो, और स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो आप टैक्स बढ़ा दीजिए, और ऐसे भी आप बढ़ाने में तो हिचकते हैं नहीं। इस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आयुष्मान कार्ड की जो नीति बनाई गई है, ऐसा लगता है कि इसमें रास्ते दिए गए हैं अमीर लोगों को कमाने के लिए। ऐसा लगता है कि बंद कमरे में उनके साथ बैठ करके नीतियां बनाई गई हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार को कुछ भी पता ना हो, ऐसा होता है। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं वो सारे जो है कि डोनेशन लेकर के एडमिशन लेते हैं। क्या सरकार के मंत्रियों को पता नहीं होता है? बैठकर क्या कर रहे हैं आप लोग? काम आप कर रहे हैं, लेकिन बेसिक रूट पर काम करने की आवश्यकता है। रूट पर काम करना होगा।
पेड़ की झाड़ को साफ करके जनता को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो बात सही है कि हमने देख लिया कि पेड़ की जो डाल है उसको आपने हिला हिला करके उसके डस्ट को झाड़ दिया है, लेकिन जहां पर जंग लगा हुआ है रूट पर, उस पर आप काम नहीं कर रहे। काम करना पड़ेगा उस पर। इसी के साथ नमस्कार।